हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आज फिर से मैं आप सभी के लिए हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। और अभी मैंने कल भी हिंदी का एक सेशन कराया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और मेरे चैनल पे विज़िट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे सीडीपी के और पर्यावरण के, हिंदी के, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और यूपी टेट और सुपर टेट की भी संभावना बन रही है, वो भी हो सकता है। तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए पढ़ाई, और बीच में गैप बिल्कुल ना करिए। तो आज हम जो है फिर से मैं हिंदी का लेकर आई हूँ वीडियो आप सभी के लिए। इसमें जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको सीटेट हो, टेट हो या फिर सुपर टेट हो, इन सभी के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते वीडियो और देखते हैं आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आज का कि शुद्ध उच्चारण का तात्पर्य क्या है। शुद्ध उच्चारण का तात्पर्य है धीमे उच्चारण से, उच्च उच्चारण से, मानक उच्चारण से या शिक्षक के स्वर के साथ। तो जो शुद्ध उच्चारण का तात्पर्य है वो क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानक उच्चारण से। किसे? मानक उच्चारण। मानक उच्चारण से तात्पर्य है कि शुद्ध उच्चारण, मतलब शुद्ध उच्चारण से तात्पर्य है मानक उच्चारण, मतलब कि शुद्ध उच्चारण। इस प्रकार के उच्चारण में जो है, जो मानक उच्चारण होते हैं, इस प्रकार के उच्चारण में बलाघात, बलाघात का मतलब क्या होता है? बलाघात का मतलब होता है कि जब किसी कार्य, वस्तु आदि पर साधारण से अधिक बल लगाने लगता है, जब साधारण से कुछ अधिक बल लगता है तो उसको बलाघात कहते हैं। बलाघात, अनुतान और संगम का विशेष ध्यान रखा जाता है। बलाघात का मैंने बताया कि अधिक से कुछ अधिक बल लगाना, मतलब साधारण से कुछ अधिक बल लगाना, वो होता है बलाघात। अनुतान का अर्थ होता है कि बोलने से स्वर में जहाँ उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। और संगम तो आपको पता है, इसका विशेष ध्यान रखा जाता है किसमें? मानक उच्चारण में। तो शुद्ध उच्चारण का तात्पर्य है मानक उच्चारण, और मानक उच्चारण में बलाघात, अनुतान और संगम का जो है वो विशेष ध्यान रखा जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और लाइक बटन दबाते रहिए आप सभी, और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं या फिर 4 होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 होते हैं। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, और दूसरा होता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। ये 2 स्वर होते हैं उच्चारण की अवधि के आधार पर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख, मुख है, मुख्य नहीं, कुछ वायु मुख और कुछ नासिका से निकलती है, उन्हें कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख और कुछ नासिका से निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें निरनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, बाह्य स्वर कहते हैं या फिर दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अनुनासिक स्वर। क्या कहेंगे? अनुनासिक स्वर। देखिए, जो भी प्रश्न पूछा गया है उसमें स्वर का निकलना अनुनासिक स्वर कहलाता है। जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकलती है तो वह निरनुनासिक स्वर कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि उच्चारण करते समय कुछ वायु मुख से और कुछ वायु नासिका से निकलती है तो वह अनुनासिक होती है। और अगर आपसे प्रश्न में निरनुनासिक का पूछ ले तो आप निरनुनासिक किसे कहते हैं? जब स्वर का उच्चारण करते समय वायु केवल मुख से निकले, जब वायु केवल मुख से निकले
मुख से निकलती है तो उसको क्या कहते हैं, निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जब सिर्फ मुख से निकले तो निरनुनासिक, और जब मुख प्लस नासिका दोनों से निकले तो अनुनासिक स्वर कहलाता है। अगला प्रश्न है कि श्वास प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कौन भेद हैं। श्वास मतलब श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कौन कौन भेद हैं। अल्प प्राण लघु प्राण, अल्प प्राण दीर्घ प्राण, अल्प प्राण महाप्राण, दीर्घ प्राण एवं महाप्राण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अल्प प्राण एवं महाप्राण। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं, 2 भेद हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अल्प प्राण महाप्राण क्या है, जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। जिनकी मात्रा में जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है वे व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे क, ग और अंग, ये जो है ये अल्प प्राण है। और जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है वह व्यंजन महाप्राण है। जैसे ख, घ। आप खुद उच्चारण करके देख सकते हैं और इसी को कहते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। नेक्स्ट है कि जिन्हें ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे क्या कहते हैं। जिन्हें नहीं है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उसे कहते हैं अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन, संघर्षी व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उसको कहते हैं अघोष व्यंजन। क्या कहते हैं, अघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष व्यंजन। देखिए आपको सघोष क्या, संघर्षी, उत्क्षिप्त सब बता देती हूँ मैं। देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, मैंने आपको भी बताया। जबकि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकों में कंपन होता है उन्हें सघोष कहते हैं। और जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास रगड़ खाकर निकलती है और रगड़ के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और अथवा ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती है और तुरंत नीचे गिरती है तो उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा और आप ये पहले भी पढ़ चुके होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि बोलने से स्वर में जहाँ उतार चढ़ाव होता है उसे कहते हैं। अभी मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि बोलने से स्वर में जहाँ उतार चढ़ाव होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनुतान। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, अनुतान। नेक्स्ट है कि भाषिक तत्व मुख्यतः कौन कौन है। भाषिक तत्व मुख्यतः कौन कौन है। ध्वनि, शब्द, वर्ण, वर्ण, वाक्य, ध्वनि, ध्वनि, शब्द और वाक्य, वर्ण, विचार, ध्वनि। इसका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि, शब्द और वाक्य, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। भाषिक तत्व मुख्यतः 3 होते हैं, ध्वनि, शब्द और वाक्य। नेक्स्ट है कि वर्तनी की अशुद्धियों के मुख्य कारणों में निम्न में कौन सही नहीं है। वर्तनी की अशुद्धियों के मुख्य कारणों में निम्न में से कौन सही नहीं है। मानक हिंदी वर्णमाला तथा मात्राओं का सही ज्ञान ना होना, उच्चारण की शुद्धता, व्याकरणिक नियमों विशेष संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय द्वारा शब्द रचना से संबंधित नियमों का ज्ञान ना होना, विद्यालय में शिक्षकों की बातों पर ध्यान न देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उच्चारण की शुद्धता। अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द आते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द आते हैं। 4, 5, 6, 3।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 4, 4 होते हैं। और वो 4 कौन कौन से होते हैं? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार में 4 प्रकार के जो शब्द आते हैं वो है, पहला है तत्सम, पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तद्भव, तीसरा है देशज, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशी, विदेशी। ये 4 शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है कि जो शब्द संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से मूल रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो उसको कहते हैं तत्सम। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप हैं? अर्थ की दृष्टि से शब्दों के कितने रूप हैं? 4, 3, 5, 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, 4, 4 होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के 4 रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची। दूसरा होता है एकार्थी, एकार्थी। तीसरा होता है अनेकार्थी, अनेकार्थी। और चौथा होता है विपरार्थक, विपरार्थक। ये 4 होते हैं। अर्थ की दृष्टि से 4 होते हैं ये। अगला प्रश्न है कि ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उसे कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द, अरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द या यौगरूढ़ शब्द। तो जो शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उसको कहते हैं रूढ़ शब्द। ऑप्शन नंबर 1 रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द वे हैं जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते हैं। यौगिक शब्द वे होते हैं जो मूल या रूढ़ शब्दों में अन्य शब्दों या शब्दांशों, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के मेल से बने होते हैं। उनको कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है कि शुद्ध वाक्य रचना संबंधी अभ्यासों की दृष्टि से कौन सा सुझाव सही नहीं है? शुद्ध वाक्य रचना संबंधी अभ्यासों की दृष्टि से कौन सा सुझाव सही नहीं है? वाक्यों में शुद्ध पदक्रम संबंधी अभ्यास, लिंग, वचन, विभक्ति एवं पुरुष के अनुसार वाक्य का रूपांतरण, विवेकपूर्ण छात्रों के साथ भाषा का ज्ञान अर्जित करना, कर्ता, कर्म और क्रिया के विभिन्न स्थितियों में अन्वति। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विवेकपूर्ण छात्रों के साथ भाषा का ज्ञान अर्जित करना। नेक्स्ट है कि शब्द की जिससे शक्ति से अभिधेयार्थ के साथ साथ किसी भिन्न अर्थ का भी बोध होता है उसे कहते हैं। शब्द की जिस शक्ति से अभिधेयार्थ के साथ साथ किसी भिन्न अर्थ का भी बोध होता है उसे कहते हैं व्यंजना। ऑप्शन नंबर 2 उसको व्यंजना कहते हैं। नेक्स्ट है वह वाक्य जिससे किसी बात का होना प्रकट हो कहते हैं। वह वाक्य जिससे किसी बात का होना प्रकट हो उसे कहते हैं निषेधात्मक, आज्ञार्थक, निधानार्थक या शर्त बोधक। उसको कहते हैं निधानार्थक, सॉरी विधानार्थक। ऑप्शन नंबर 3 विधानार्थक। नेक्स्ट है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक अनेक आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मिश्र वाक्य। क्या कहते हैं? मिश्र वाक्य। नेक्स्ट है कि पाठ, संसर्ग, उपागम के अंतर्गत शब्द शिक्षण के निम्न कौन सी युक्ति सही नहीं है? शब्द के अर्थबोध द्वारा शब्द शिक्षण, शब्द रचना द्वारा शब्द शिक्षण, विशिष्ट शब्द प्रयोग के द्वारा, ज्ञान द्वारा शब्द शिक्षण, कक्षा में शिक्षक के साथ सह शिक्षण। इसका आंसर होगा कक्षा में शिक्षक के साथ सह शिक्षण।
ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि शब्द शक्ति कौन कौन सी है? शब्द शक्ति कौन कौन सी है? अभिधा, लक्षणा, विपर्यय। लक्षणा, व्यंजना, विपर्यय। अभिधा, देशज, विपर्यय। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अभिधा अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रवण के प्रकार में निम्न में क्या सही नहीं है? श्रवण के प्रकार में निम्न में से क्या सही नहीं है? अवधानात्मक श्रवण, रसात्मक श्रवण, विश्लेषणात्मक श्रवण, ज्ञानात्मक श्रवण। इसका आंसर होगा ज्ञानात्मक श्रवण, ऑप्शन नंबर 4। ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला है कि निम्न पठन के प्रकारों में कौन सही नहीं है? ये पठन के प्रकार दिए हुए हैं, उनमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। मौन पठन, सास्वर पठन, गहन पठन, स्वेच्छा पठन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्वेच्छा पठन। पठन की जो क्रिया मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, स्वास्वर और स्वरहीन अर्थात मौन। तो इसकी अन्य प्रक्रियाएं हैं गहन पठन और व्यापक पठन, और इसमें शामिल नहीं है स्वेच्छा पठन। तो ये आंसर यही आंसर होगा स्वेच्छा पठन। तो ये रहा आज का हिंदी का सेशन। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।